नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद की कहानी के बारे में जो एक कत्ल का मुकदमा जीतने की एवज में वकील ठाकुर प्रद्युम्न सिंह उस मौजे को नजराने के तौर पर पा जाते हैं जिसे वह बहुत अरसे से पसंद करते आ रहे थे। मौजा मिलने पर वह रियाया के साथ इतनी सखाती करते हैं कि गांव कई बार उजड़ता है और बसता है। फिर एक ऐसी कौम उस गांव में आकर बसती है जो ठाकुर साहब को लोहे के चने चबवा देती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ठाकुर प्रद्युम्न सिंह एक मुमताज वकील थे और अपने हौसले हिम्मत के लिए सारे शहर में मशहूर। उनके अक्सर अहबाब कहा करते कि इजलास अदालत में उनके ये मर्दाना कमालात ज्यादा नुमायां तौर पर जाहिर हुआ करते हैं। इसी की बरकत थी कि बावजूद इसके कि उन्हें शाज ही किसी मामले में सुरखरुई हासिल होती थी, उनके मुवक्किलों के हुस्न अकीदत में जर्रा भर भी फर्क नहीं आता था। सदर इंसाफ पर जलवा फरमा होने वाले बुजुर्गों की बेखौफ आज़ादी पर किसी किस्म का शुबहा करना कुफ्र ही क्यों न हो, मगर शहर के वाकिफकार लोग एलानिया कहते थे कि ठाकुर साहब जब किसी मामले में जिद पकड़दारी लेते तो उनका बदला हुआ तेवर और तमतमाया हुआ चेहरा इंसाफ को भी अपना ताबे फरमान बना लेते थे। एक से ज्यादा मौकों पर उनके जीवट और जिगर वो मौजे कर दिखाते थे जहां इंसाफ और कानून ने जवाब दे दिया था। इसके साथ ही ठाकुर साहब मर्दाना औसाफ के सच्चे जौहर शनास थे। अगर मुवक्किल को फन ए झोर आजमाई में कुछ दस्तरस हो तो ये जरूरी नहीं था कि वो उनकी खिदमत हासिल करने के लिए माल और जर का मिन्नतकश बने। इसीलिए उनके यहाँ शहर के पहलवानों और फिकैतों का हमेशा जमघट रहता था। और यही वो जबरदस्त प्रतासीर और अमली नुक्ता कानून था जिसकी तरदीद करने में इंसाफ को भी तामुल होता था। वो घरूर और सच्चे घरूर के दिल से कुदर करते थे। उनके खाना में तकल्लुफ के आस्ताने बहुत ऊंचे थे, वहां झुकने की जरूरत न थी। इंसान कहूब सर उठाकर जा सकता था। ये मौतबर रिवायत है कि एक बार उन्होंने कभी मुकद्दमे को बावजूद बहुत मिन्नत विसरार के हाथ में लेने से इनकार किया। मुवक्किल कोई अखद्दा दहकानी था। उसने जब मिन्नत से काम निकलते न देखा तो हिम्मत से काम लिया। वकील साहब कुर्सी से नीचे गिर पडड्डे और बिफरे हुए दहगान को साइन से लगा लिया। दौलत को जमीन से अजली मुनासिब है। जमीन में आम कशिश के सिवा एक खास ताकत होती है जो हमेशा दौलत को अपनी तरफ खींचती है। सूद और तमस्सुक और तिजारत ये दौलत की दरमियानी मंजिलें हैं। जमीन उसकी मंजिल मकसूद है। ठाकुर प्रद्युम्न सिंह की निगाहें बहुत अरसे से एक बहुत जरखेज मौजा पर लगी हुई थीं, लेकिन बैंक का अकाउंट कभी हौसले को कदम नहीं बढ़ाने देता था। यहां तक कि एक दफा उसी मौजा का जमींदार एक कत्ल के मामले में माखूज हुआ। उसने तो सिर्फ रस्म रिवाज के मुवाफिक एक अस्सामी को दिन भर धूप और जेठ की जलती हुई धूप में खद्दा रखा था, लेकिन अगर आफताब की तमाजत या जिस्मानी कमजोरी या प्यास की शिद्दत उसकी जानलेवा बन जाए तो इसमें जमींदार की क्या खता थी। ये वुकलाए शहर की ज्यादती थी कि कोई उसकी हिमायत पर आमादा न हुआ, या मुमकिन है जमींदार की तहदस्ती को भी इसमें कुछ दखल हो। बहरहाल उसने चारों तरफ से ठोकरें खाकर ठाकुर साहब की पनाह ली। मुकद्दमा निहायत कमजोर था। पुलिस ने अपनी पूरी ताकत से धावा किया था और उसकी कुमुक के लिए हुकूमत और इख्तियार के ताज़ा दम रिसाले तैयार थे। ठाकुर साहब आजमूदाकार सपेरों की तरह सांप के मांद में हाथ नहीं डालते थे, लेकिन इस मौके पर उन्हें खुश्क मसलिहत के मुकाबले में अपनी मुद्दाओं का पल्ला झुकता हुआ नजर आया। जमींदार की तशफ़ी की ओर वकालतनामा दाखिल कर दिया और फिर ऐसी जांफिशानी से मुकद्दमे की पैरवी की, कुछ इस तरह जान लट्ठाई कि मैदान से फतह व नुसरत के शादियाने बजाते हुए निकले। जबान एक खल्क इस फतह का सेहरा उनकी कानूनी दस्तरस के सर नहीं, उनके मर्दाना औसाफ के सर रखती है, क्योंकि उन दिनों वकील साहब नज़ायर व दफात की हिम्मत शिकन पेचीदगियों में उलझने के बजाय दंगल के हौसला बख्श दिलचस्पियों में ज्यादा मुनहमिक रहते थे। लेकिन यह मुतलकर करी कयास नहीं मालूम होता। ज्यादा वाकिफकार लोग कहते हैं कि अनार के बम गोलों और सेब व अंगूर की गोलियों ने पुलिस के इस हमला पुरशोर को मुंतशिर कर दिया। अलघर्ज मैदान हमारे ठाकुर साहब के हाथ रहा। जमींदार की जान बची। वो मौत के मुंह से बाहर निकल आया, उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला, ठाकुर साहब, मैं इस काबिल तो नहीं कि आपकी कुछ खिदमत कर सकूं।
ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, लेकिन कृष्ण भगवान ने गरीब सुदामा के सूखे चावल खुशी से कबूल किए थे। मेरे पास बुजुर्गों की यादगार एक छोटा सा वीरान मौजा है, उसे आपकी नजर करता हूँ। आपके लायक का तो नहीं, लेकिन मेरी खातिर से उसे कबूल कीजिए। मैं आपका जस कभी नहीं भूलूंगा। वकील साहब भड़क उठे। दो चार बार आरिफाना इनकार के बाद इस नजर को कबूल कर लिया। मुंह मांगी मुराद बराई। इस मौजे के लोग निहायत सरकश और फितना पर्दाज थे, जिन्हें इस बात का फख्र था कि कभी कोई जमींदार उन्हें पाबंदे अनान नहीं कर सका, लेकिन जब उन्होंने अपनी बागडोर प्रदुम्न सिंह के हाथों में जाते देखी तो चौक-धियां भूल गए। एक बदलगाम घोड़े की तरह सवार को कनखियों से देखा, कनौतियां खड़ी की, कुछ हिन हिनाए और तब गर्दनें झुका दें। समझ गए कि ये जिगर का मजबूत और आसन का पक्का शह सवार है। असार का महीना था। किसान गहने और बर्तन बेच बेच कर बैलून की तलाश में दरबदर फिरते थे। गांव की बूढ़ी बनियाइन नवेली दुल्हन बनी हुई थी और फाका कश कुम्हार बारात का दूल्हा था। मजदूर मौके के बादशाह बने हुए थे। टपकी हुई छतें उनके निगाह ए करम की मुंजिर, घास से ढके हुए खेत उनके दस्ते शफकत के मोहताज। जिसे चाहते थे बसाते थे, जिसे चाहते थे उजाड़ते थे। आम और जामुन के पेड़ों पर आठों पहर निशानेबाज मनचले लद्दकों का मुहासिरा रहता था। दोस्तों माफ कीजिएगा अगर मैं आपको वीडियो के बीच में रोक रहा हूं, लेकिन एक छोटी सी बात शेयर करनी थी। हमारे आंकड़े बताते हैं कि 98% से भी ज्यादा लोग हमारे वीडियो देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। देखिए, आपका सब्सक्राइब करना सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये हमें और भी ज़्यादा मोटिवेट करता है कि हम और अच्छा कंटेंट बनाएं और आपके साथ शेयर करें। हर एक सब्सक्राइबर से हमें नई एनर्जी मिलती है और आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सफ़र में हमारे साथ बने रहें। तो चलिए फिर से कहानी पर आते हैं। बूढ़े गर्दनों में झोलियां लटकाए पहर रात से टपके की खोज में घूमते नजर आते थे, जो बावजूद पीराना साली के भजन और जाप से ज्यादा दिलचस्प और पुर मजा शुगल था। नाले पुरशोर, नदियां अथाह, चारों तरफ हरियाली और सब्जा और नुजहत का हुस्न बसीत। उन्हें दिनों ठाकुर साहब मरगे बेहंगाम की तरह गांव में आए। एक सजी हुई बारात थी। हाथी और घोड़े और साजो सामान, लठैतों का एक रिसाला साथ। गांव के लोगों ने ये तो मतराकज और कर्रो फर्र देखा तो रहे सहे होश अड्ड गए। खुद्दे खेतों में एंडने लगे और गुंडे गलियों में। शाम के वक्त ठाकुर साहब ने अपने असामियों को बुलाया और तब बावाज़ बुलंद बोले, मैंने सुना है कि तुम लोग बड्ढे सरकश हो और मेरी सरकशी का हाल तुमको मालूम ही है। अब ईंट और पत्थर का सामना है, बोलो क्या मंजूर है। एक बूढ़े किसान ने बेद ए लर्जा की तरह कांपते हुए जवाब दिया, सरकार, आप हमारे राजा हैं, हम आपसे ऐंठ कर कहाँ जाएंगे। ठाकुर साहब तेवर बदल कर बोले, तुम लोग सब के सब कल सुबह तक 3 साल का पेशगी लगान दाखिल कर दो और खूब ध्यान देकर सन लो। मैं हुक्म को दोहराना नहीं जानता, वरना मैं गांव में हल चलवा दूंगा और घरों को खेत बना दूंगा। सारे गांव में कोहराम मच गया। 3 साल का पेशगी लगान और इतनी जल्द फराहम होना गैर मुमकिन था। रात इसी हैस बैस में कटी। अभी तक मिन्नत व समाजत के बर्ग की तासीर की उम्मीद बाकी थी। सुबह बहुत इंतजार के बाद आई तो क्यामत बनकर आई। एक तरफ तो जबर व तशद्दुद और जुल्म व तहक्कुम के हंगामे गर्म थे, दूसरी तरफ दीदा एगरियां और आह ए सर्द और नाला ए बेदाद के। गरीब किसान अपने अपने बुखचे लादे बेकसाना अंदाज से ताकते, आंखों में इल्तिजा, बीवी बच्चों को साथ लिए रोते बिलखते किसी नामालूम दयार एक गुर्बत को चले जाते थे। शाम हुई तो गांव शहर एक खामोशा बना हुआ था। ये खबर बहुत जल्द चारों तरफ फैल गई। लोगों को ठाकुर साहब के इंसान होने पर शकूक होने लगे। गांव वीरान पड़ा था। कौन उसे आबाद करे, किसके बच्चे उसकी गलियों में खेलें, किसकी खवातीन कुओं पर पानी भरे। राह चलते मुसाफिर तबाही का ये नज़ारा आंखों से देखते और अफसोस करते। नहीं मालूम बेचारे गुर्बत जदों पर क्या गुजरी। आह, जो मेहनत की कमाई खाते थे और सर उठाकर चलते थे, अब दूसरों की गुलामी कर रहे हैं। इस तरह एक पूरा साल गुजर गया। तब गांव के नसीब जागे। जमीन जरखेज थी, मकानात मौजूद। रफ्ता रफ्ता जुल्म की ये दास्तां फीकी पड्डी डियच गई। मनचले किसानों की हवसनाक निगाहें उस पर पड़ने लगीं।
पला से जमींदार जालिम है, जाबिर है, बेरहम है, हम उसे मना लेंगे। 3 साल की पेशगी लगान का क्या जिक्र, वो जैसे खुश होगा उसे खुश करेंगे। उसकी गालियों को दुआ समझेंगे, उसके जूते अपने सर और आंखों पर रखेंगे। वो राजा हैं, हम उनके चाकर हैं। जिंदगी की कशमकश और जंग में खुददारी और घुर्बत को निभाना कैसा मुश्किल काम है। दूसरा असार आया तो वो गांव फिर रश के गुलजार बना हुआ था। बच्चे फिर अपने दरवाजों पर घरौंदे बनाने लगे। मर्दों के बुलंद नगमे खेतों में सुनाई देने लगे और औरतों की सुहानी गीतें चक्कियों पर जिंदगी की दिलफरेब जलवे नजर आने लगे। साल भर और गुजरा। जब रब्बी की दूसरी फसल आई तो सुनहरी यादव को खेतों में लहराते देखकर किसानों के दिल लहराने लगते थे। साल भर की उफ्तादा जमीन ने सोना उगल दिया था। औरतें खुश थीं कि अब की नए नए गहने बनवाएंगे। मर्द खुश थे कि अच्छे अच्छे बैल मोल लेंगे। और दारोगा जी के मसर्रत की तो कोई इंतहा न थी। ठाकुर साहब ने ये खुश आइंद खबरें सुनी और देहात की सैर को चले। वही तुझ को एहतिशाम, वही लठैतों का रिसाला, वही गुंडों की फौज। गांव वालों ने उनके खातिर व ताजीम की तैयारियां करनी शुरू की। मोटे ताजे बकरों का एक पूरा गल्ला चौपाल के दरवाजा पर बांधा। लगदी के अंबार लगा दिए, दूध के हौज भर दिए। ठाकुर साहब गांव के मेंढे पर पहुंचे तो पूरे 100 आदमी उनकी पेशवाई के लिए दस्त बस्ता खद्दे थे। लेकिन पहली चीज जिसकी फरमाइश हुई वो लेमोनेड और बर्फ था। असामियों के हाथों के तोते उठा गए। ये पानी का बोतल उस वक्त वहां आब ए हयात के दामों बिक सकता था, मगर बेचारे दहकान, अमीरों के चोंचले क्या जाने। मुजरिमों की तरह सर झुकाए दम बखुद खद्दे थे। चेहरे पर खैफत और नदामत थी, दिलों में नद्दकन और खौफ। ईश्वर, बात बिगड़ गई है, अब तुम्हें संभालो। बर्फ की ठंडक न मिली तो ठाकुर साहब के प्यास की आग और भी तेज हुई। गुस्सा बदतक उठा, कदक कर बोले, मैं शैतान नहीं हूं कि बकरों के खून से प्यास बुझाऊं। मुझे ठंडा बर्फ चाहिए, और ये प्यास तुम्हारे और तुम्हारे औरतों के आंसुओं से ही बुझेगी। एहसान फरामोश कमजर्फ, मैंने तुम्हें जमीन दी, मकान दिए और हैसियत दी, और इसका सिला ये है कि मैं खदीदा पानी को तरसता हूं। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारे साथ कोई रियायत की जाए। कल शाम तक मैं तुम में से किसी आदमी की सूरत इस गांव में न देखूं, वरना कहर हो जाएगा। तुम जानते हो कि मुझे अपना हुक्म दोहराने की आदत नहीं है। रात तुम्हारी है, जो कुछ ले जा सको ले जाओ, लेकिन शाम को मैं किसी की मनहूस सूरत न देखूं। ये रोना और चीखना फजूल है। मेरा दिल पत्थर का है और कलेजा लोहे का, आंसुओं से नहीं पसीजता। और ऐसा ही हुआ। दूसरी रात को सारे गांव में कोई दिया जलाने वाला तक न रहा। फूलता फलता हुआ गांव भूत का डेरा बन गया। अरसा ए दराज तक ये वाकया कुर्रब ओ जवार के मनचले किस्सा गोयों के लिए दिलचस्पियों का माखज बना रहा। एक साहब ने उस पर अपनी तब्बे मौजूओं की ज्वालानियां भी दिखाईं। बेचारे ठाकुर साहब ऐसे बदनाम हुए कि घर से निकलना मुश्किल हो गया। बहुत कोशिश की कि गांव आबाद हो जाए, लेकिन किसकी जान भारी थी कि इस अंधेर नगरी में कुदम रखता, जहां फरबही की सजा फांसी थी। कुछ मजदूर पेशा लोग किस्मत का जुआ खेलने लगे, मगर चंद महीनों से ज्यादा न जम सके। उजड़ा हुआ गांव खोया हुआ एतबार है जो बहुत मुश्किल से जमता है। आखिर जब कोई बस न चला तो ठाकुर साहब ने मजबूर होकर अराजी माफ का आम ऐलान कर दिया, लेकिन इस रियायत ने रही सही साख भी खो दी। इस तरह 3 साल गुजर जाने के बाद एक रोज वहां बंजारों का काफिला आया। शाम हो गई थी और पूरब तरफ से तारीकी की लहर बराती चली आती थी। बंजारों ने देखा तो सारा गांव वीरान पड़ा हुआ है, जहां आदमियों के घरों में गिद्ध और गीदड़ रहते थे। इस तिलिस्म का राज समझ में न आया। मकानात मौजूद, जमीन जरखेज, सब्जा से लहराए हुए खेत, और इंसान का नाम नहीं। कोई और गांव करीब न था। वहीं फिरोकश हो गए। जब सुबह हुई, बैलों के गलों की घंटियों ने फिर अपना नगमा अलापना शुरू किया और काफिला गांव से कुछ दूर निकल गया तो एक चरवाहे ने जोर व जबर की ये दास्तान तवील उन्हें सुनाई। सैरो सियाहत ने उन्हें मुश्किलात का आदी बना दिया था। आपस में कुछ मशवरा किया और फैसला हो गया। ठाकुर साहब के दरे दौलत पर जा पहुंचे और नजराने दाखिल कर दिए। गांव फिर आबाद हुआ। ये बंजारे बला के जफाकश, आहनी हिम्मत और इरादे के लोग थे, जिनके आते ही गांव में लक्ष्मी का राज हो गया। फिर घरों में से धुएं के बादल उठे।
कुलवाद्यों ने फिर दुखानी चादरें, जेब तनकीं की तुलसी के चबूतरे पर फिर चरक चले। रात को रंगीन तबा नौजवान की अलापें सुनाई देने लगीं। सब्जाजारों में फिर मवेशियों के गल्ले दिखाई दिए और किसी दरखत के नीचे बैठे चरवाहे की बांसुरी की मध्यम और रसीली सदा दर्द और असर में डूबी हुई इस कुदरती मंजर में जादू की कशिश पैदा करने लगी। भादों का महीना था। कपास के फूलों की सुर्ख व सफेद मल्लाहट, तिल की ऊदी बहार और सुन्न की शोख सर्दी खेतों में अपने बूकलमू हुस्न के जलवे दिखाती थी। किसानों के मंडियों और छप्परों पर भी गुलो समर की रंगामेजियां नजर आती थीं। उस पर पानी की हल्की हल्की फुवारें हुस्न ए कुदरत के लिए मशाता का काम दे रही थी। जिस तरह आरिफों के दिल नूर ए हकीकत से लबरेज होते हैं, उसी तरह सागर और तालाब शफ्फाफ पानी से लबरेज थे। शायद राजा इंद्र कैलाश की तरावत बेज बुलंदियों से उतरकर अब मैदानों में आने वाले थे। इसीलिए सिरचश्म कुदरत ने हुस्न और बरकत और उम्मीद के तोशे खाने खोल दिए थे। वकील साहब को भी तमन्नाए सैर ने गुदगुदाया। हस्बे मामूल अपने रईसाना कर्र ओफर के साथ गांव में आ पहुंचे। देखा तो कनात और फरागत की बरकतें चारों तरफ नमूदार थीं। गांव वालों ने उनकी तशरीफ आवरी की खबर सुनी। सलाम को हाजिर हुए। वकील साहब ने उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहने खुददारी के साथ कदम उठाते हुए देखा। उनसे बहुत खंदा पेशानी से मिले। फसल की कैफियत पूछी। बूढ़े हरदास ने एक ऐसे लहजे में जिससे कामिल जिम्मेदारी और इमामत की शान टपकती थी जवाब दिया, हुजूर के कदमों की बरकत से सब चैन है, किसी तरह की तकलीफ नहीं। आपकी दी हुई नेमत खाते हैं और आपका जस गाते हैं। हमारे राजा और सरकार जो कुछ हैं, आप हैं और आपके लिए जान तक हाजिर है। ठाकुर साहब ने तेवर बदल कर कहा, मैं अपनी खुशामद सुनने का आदी नहीं हूं। बूरे हरदास की पेशानी पर बल पड़े गरूर को चोट लगी। बोला, मुझे भी खुशामद करने की आदत नहीं है। ठाकुर साहब ने ऐंठ कर जवाब दिया, तुम्हें रईसों से बात करने की तमीज नहीं। ताकत की तरह तुम्हारी अक्ल भी बुढ़ापे के नजर हो गई। हरदास ने अपने साथियों की तरफ देखा। गुस्से की हरारत से सबकी आंखें फैली और इस्तेक़लाल की सर्दी से माथे सिकुड़ते हुए थे। बोला, हम आपकी रैयत हैं, लेकिन हमको अपनी आबरू प्यारी है और चाहे अपने जमींदार को अपना सर दे दें, आबरू नहीं दे सकते। हरदास के कई मंझले साथियों ने बुलंद आवाज में तायद की, आबरू जान के पीछे है। ठाकुर साहब के गुस्से की आग भद्दक उठी और चेहरा सुर्ख हो गया। जोर से बोले, तुम लोग जबान संभाल कर बातें करो, वरना जिस तरह गले में झोलियां लटकाए आए थे उसी तरह निकाल दिए जाओगे। मैं प्रद्युम्न सिंह हूं, जिसने तुम जैसे कितने ही हैकड़ों को इसी जगह पैरों से कुचल डाला है। ये कहकर उन्होंने अपने रिसाले के सरदार अर्जुन सिंह को बुलाकर कहा, ठाकुर, अब इन चूंटियों के पर निकल आए हैं। कल शाम तक इन हशरात से मेरा गांव पाक व साफ हो जाए। हरदास खद्दधा हो गया। गुस्सा अब चिंगारी बनकर आंखों से निकल रहा था। बोला, हमने इस गांव को छोड़ देने के लिए नहीं बसाया है। जब तक जिएंगे इसी गांव में रहेंगे, यहीं पैदा होंगे और यहीं मरेंगे। आप बड्ढे आदमी हैं और बद्धों की समझ भी बद्धी होती है। हम लोग अक्खड़ गंवार हैं। नाका गरीबों की जान के पीछे न पद्धिए, खून खराबा हो जाएगा। लेकिन आपको यही मंजूर है तो हमारी तरफ से भी आपके सिपाहियों को चुनौती है। जब चाहें दिल के अरमान निकाल लें। इतना कहकर उसने ठाकुर साहब को सलाम किया और चल दिया। उसके साथी भी अंदाज ए पुरगुरूर के साथ अकड़ते हुए चले। अर्जुन सिंह ने उनके तेवर देखे, समझ गया कि ये लोहे के चने हैं, लेकिन शोहदों का सरगना था। कुछ अपने नाम की लाज थी। दूसरे दिन शाम के वक्त जब रात और दिन में मुठभेड़ हो रही थी, इन दोनों जमातों का सामना हुआ। फिर वो धौल धप्पा हुआ कि जमीन थर्रा गई। जबानों ने मुंह के अंदर वो मार के दिखाए कि आफताब मारे खौफ के पश्चिम में जा छुपा। लाठियों ने सर उठाया, लेकिन कबल इसके कि वो डॉक्टर साहब की दुआ और शुक्रिया के मुस्तहिक हों, अर्जुन सिंह ने दानिशमंदी से काम लिया। ताहम उनके चंद आदमियों के लिए गुड़ और हल्दी पीसने के सामान हो चुके थे। वकील साहब ने अपनी फौज की ये हालत इजहार देखी। किसी के कपड़े फटे हुए, किसी के जिस्म पर गर्द जमी हुई, कोई हाँपते कांपते बेदम। खून बहुत कम नजर आया, क्योंकि ये एक बेशबहा जिन्स है और उसे डंडों की जिद से बचा लिया गया था। तो उन्होंने अर्जुन सिंह की पीठ ठोंकी और उनकी शुजात
व जांबाजी की खूब दाद दी। रात को उनके सामने लड्डू और इमरतियों की ऐसी बारिश हुई कि ये सब गर्दो गुबार धुल गया। सुबह को इस रिसाला ने ठंडे ठंडे घर की राह ली और कसम खा गए कि अब भूल कर भी इस गांव का रुख न करेंगे। तब ठाकुर साहब ने गांव के आदमियों को चौपाल में तलब किया। उनके इशारे की देर थी। सब लोग इकट्ठे हुए। इख्तियार और हुकूमत अगर मसनद एक खुरूर से इतराए तो दुश्मनों को भी दोस्त बना सकती है। जब सब आदमी आ गए तो ठाकुर साहब एक एक करके उनसे बगलगीर हुए और कहा, मैं ईश्वर का बहुत मशकूर हूं कि मुझे इस गांव के लिए जिन आदमियों की तलाश थी वो लोग मिल गए। आपको मालूम है कि यह गांव कई बार उजड़ा और कई बार बसा। इसका सबब यही था कि वो लोग मेरे मेयार पर पूरे न उतरते थे। मैं उनका दुश्मन नहीं था, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश ये थी कि इस गांव में वो लोग आबाद हों जो जुल्म और सितम का मर्दों की तरह सामना करें, जो अपने हुकूक और रियायतों की मर्दों की तरह हिफाजत करें, जो हुकूमत के गुलाम न हों, जो रोब और इख्तियार की निगाह तेज देखकर बच्चों की तरह खौफ से सहम न जाए। मुझे इत्मीनान है कि बहुत नुकसान और नदामत और बदनामी के बाद मेरी तमन्नाएं पूरी हो गई हैं। मुझे इत्मीनान है कि आप नामुवाफिक हवाओं और मुतलातुम मौजों का कामयाबी से मुकाबला करेंगे। मैं आज इस गांव से दस्तबरदार होता हूं। आज से ये आपकी मिल्कियत है। आप ही उसके जमींदार और मुख्तार हैं। ईश्वर से मेरी यही दुआ है कि आप फूलें फलें और सरसब्ज हों। इन अल्फाज ने दिलों पर तस्खीर का काम किया। लोग आका परस्ती के जोश से मस्त हो होकर ठाकुर साहब के पैरों से लिपट गए और कहने लगे, हम आपके कदमों से जीते जी जुदा न होंगे। आपका सा मुरब्बी और कद्रदां और रियाया परवर बुजुर्ग हम कहाँ पाएंगे। जांबाजाना अकीदत और हमदर्दी, वफादारी और एहसान का एक पद्धा दर्दनाक और मुअस्सर नज़ारा आंखों के सामने पेश हो गया। लेकिन ठाकुर साहब अपने फैयाजाना इरादे पर साबित कूदम रहे और गो 50 साल से ज्यादा गुजर गए हैं, लेकिन उन्हीं बंजारों के विरसा अभी तक मौजा साहब गंज के मुआफीदार हैं। औरतें अभी तक ठाकुर प्रदुम्न सिंह की पूजा और मिन्नतें करती हैं। और गो अब इस मौजे के कई नौजवान दौलत और हुकूमत की बुलंदियों पर पहुंच गए हैं, लेकिन बूढ़े और अक्खड़ हरिदास के नाम पर अब भी फख्र करते हैं और भादो सुदी एकादशी के दिन अब भी उस मुबारक फतह की यादगार में जश्न मनाए जाते हैं। ये थी कहानी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर कुछ सुझाव और शिकायत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।